and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about bamboo industry and its potential in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. Let us see first of all brief idea about this article. This article, as I told you, discusses about the potential of bamboo sector in Assam. और ये आर्टिकल किस कॉन्टेक्स्ट में आया है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं. हाल फिलहाल में देखो वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया गया था. दिस वर्ल्ड बैम्बू डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 18 सितंबर, डे बिफोर येस्टरडे. और इस साल का वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 का थीम है बैम्बू नाउ. तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखेंगे. अब देखते हैं पोटेंशियल ऑफ बैम्बू इंडस्ट्री इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बैम्बू सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. अगर हम देखें पूरे इंडिया का 2/3 बैम्बू प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. और उसमें भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी अगर देखें तो 23% ऑफ द बैम्बू रिसोर्सेज आर सोलली प्रोड्यूस्ड इन असम. तो सरल शब्दों में अगर कहें तो असम के अंदर बैम्बू सेक्टर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. इनफैक्ट असम इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू इन इंडिया. असम के जो मेन बैम्बू प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो हैं कसार एरिया, कार्बी एंगलोंग, नॉर्थ कसार हिल्स, नगांव एंड लखीमपुर. तो याद रखना खासकर ये वाले एरिया, यहीं इस सारे जोन में बैम्बू प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. अगर असम के अंदर बात करें तो बैम्बू की वैरायटी भी अलग अलग तरीके की होती है. टोटल 51 स्पीसीज, 51 टाइप्स ऑफ बैम्बू हमारे स्टेट असम में प्रोड्यूस की जाती हैं. और बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, MSMEs हैं, जो बैम्बू के ऊपर प्रोसेसिंग करके दे आर गेटिंग इनटू बिजनेस. बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बैम्बू के बाइंड्स बनते हैं, बैम्बू की फ्लोरिंग बनती है, वुडन मटेरियल्स बनते हैं बैम्बू के, तो हैंडीक्राफ्ट, अगरबत्ती. तो इन सब तरीके से बैम्बू इंडस्ट्रीज़ के कारण काफ़ी सारे बैम्बू प्रोडक्शन के कारण काफ़ी सारे छोटे छोटे MSME इंडस्ट्रीज़ असम के अंदर प्रॉस्पर कर रहे हैं. बैम्बू के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. देखो इस आर्टिकल की मदद से हमने कई सारे बेनिफिट्स निकाले हैं. बैम्बू का शॉर्ट ग्रोथ साइकिल होता है, बहुत जल्दी जल्दी बैम्बू उग जाता है. तो इस कारण से बैम्बू की प्रोडक्टिविटी हाई होने के कारण उसका ओवरऑल जिस इंडस्ट्री में बैम्बू यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, उसकी भी प्रोडक्शन काफ़ी हाई रहती है. उसके अलावा बैम्बू सूट्स से कुछ एक स्पेसीज भी बनाई जाती है, स्पाइसेस भी बनाए जाते हैं. दे आर एडिबल इन नेचर. This will be spices. तो bamboo shoots are also used as spices that are edible in nature. उसके अलावा बैम्बू से कई सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या टेबल फर्नीचर्स बनाए जा सकते हैं. और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं बैम्बू के. बैम्बू को अगर हम ग्रो करें इन हिली एरिया दैन दैट इट प्रिवेंट्स soil erosion and overall it prevents in any kind of landslide. तो ये environmental फ़ायदा है बैम्बू का. प्लस बैम्बू ऑल्सो प्रोवाइड्स होम्स टू मैनी इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ. तो जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरास फौनाज हैं उनको एक बेहतर प्रोटेक्शन देता है बैम्बू. देखो कभी कभार जब हेवी स्टॉर्म के कारण जब फास्ट विंड चलती है तो जो आसपास के फ्लोरास फौनाज होते हैं उनको बैम्बू प्रोटेक्शन देता है बाय ब्रेकिंग डाउन द फास्ट विंड स्ट्रीम. और बैम्बू के इन सारे बेनिफिट्स को ध्यान रखते हुए बैम्बू का देखो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, बैम्बू का इकोलॉजिकल बेनिफिट भी है. इन सारे बेनिफिट्स को ध्यान रखते हुए फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम ने बैम्बू प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई है जिसका नाम है स्टेट बैम्बू एंड केन पॉलिसी ऑफ 2019. तो ये जो असम की बैम्बू एंड केन पॉलिसी है जो पिछले साल अडॉप्ट की गई थी, इसके बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं. आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. तो देखो आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. मेंस में पूछा जा सकता है द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग बैम्बू. तो उसका आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिखना, उसका आप सोशल बेनिफिट लिखना जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसका आप इकोलॉजिकल बेनिफिट लिखना. ये 2 इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी आप जरूर लिखना कि इट प्रिवेंट्स लैंड इरोजन एंड लैंडस्लाइड, प्लस इट प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ. प्लस आप अगर आपसे पूछा जाए कि बैम्बू को प्रमोट करने के लिए, बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं असम सरकार ने हाल फिलहाल में, तो आप ये पॉइंट ज़रूर लिखना दैट द रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ असम हैज़ अडॉप्टेड
असम बैम्बू एंड केन पॉलिसी। इस असम बैम्बू एंड केन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट बैम्बू इंडस्ट्री इन असम। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाएगी विथ लिमिट अप टू 5 करोड़। इसका मतलब है कि अगर कोई नई बैम्बू इंडस्ट्री लग रही है तो उसका 50% इनिशियल इन्वेस्टमेंट आसाम सरकार देगी। तो अगर मान लो वो बैम्बू इंडस्ट्री में टोटल 4 करोड़ का खर्च है तो 2 करोड़ आसाम सरकार देगी, लेकिन ओवरऑल लिमिट है 5 करोड़ तक का। मतलब अगर टोटल 11 करोड़ खर्च हो रहा है तो असम सरकार 5.5 करोड़ नहीं देगी, असम सरकार बस 5 करोड़ ही देगी। उसके ऊपर का 6 करोड़ उस इंडस्ट्री को लगाना होगा जो बैम्बू इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहती है। जो छोटे छोटे कंपनीज हैं, MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं जो बैम्बू फील्ड में कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आएंगे, उनको 5 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा, वन टाइम ग्रांट। उसके अलावा देयर विल बी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स एंड मशीन्स फॉर केन एंड बैम्बू आर्टिसन। तो बहुत सारे हमारे स्टेट आसाम में छोटे छोटे आर्टिसन हैं हु मेक बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स, टॉयज़ बनाते हैं या छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, उनको फ्री मशीनरी एंड टूल्स प्रोवाइड कराई जाएगी अंडर असम बैम्बू एंड केन पॉलिसी। और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी को, और ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी फॉर कमिंग 5 ईयर्स। सो राइट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 31 दिसंबर 2024 ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। The next topic is taken from international segment. It is about issue of basmati rice with Pakistan, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो बासमती राइस के बारे में समझते हैं। देखो आप सब जानते ही होंगे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा, बासमती राइस एक सुपीरियर क्वालिटी की राइस मानी जाती है। उसका लॉन्ग ग्रेन होता है, लंबे दाने होते हैं, और उसका एरोमेटिक नेचर होता है, मतलब उसमें से एक बेहतर तरीके की खुशबू आती है। एंड दैट इज़ वाई बासमती राइस हैज़ बिन पार्ट ऑफ इंडियाज़ फूडिंग ट्रेडिशन। हमारे कुलिनरी कल्चर का बासमती एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। हमारे ट्रेडिशनल लिटरेचर्स में भी जो फूड बेस्ड लिटरेचर्स होते हैं उसमें बासमती का जिक्र बार बार किया जाता है। अगर इंडिया में देखें तो बासमती राइस इज़ मोस्टली ग्रोन इन इंडो गैंजेटिक प्लेन। ये जो एरिया है यहाँ पे बासमती राइस ज़्यादा उगाई जाती है। और इंडिया के टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 7 स्टेट्स, उन सबको बासमती राइस GI टैग मिला हुआ है। मतलब वहाँ पे जो राइस उगाई जाती है बासमती टाइप की, उनको ही जोग्राफिकल इंडिकेटर माना गया है, मतलब उनको ही ओरिजिनल बासमती राइस माना गया है। तो ये जो 7 स्टेट हैं जहाँ की बासमती राइस को ओरिजिनल बासमती राइस माना गया है, वो स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो सरल शब्दों में आप याद रखो कि ये जो एरिया है इंडो गैंजेटिक वाला एरिया, ये एरिया ही ओरिजिनली बासमती राइस को प्रोड्यूस करने वाला एरिया है। उसके अलावा कुछ एक पाकिस्तान के भी एरियाज़ हैं जहाँ पे बासमती राइस प्रोड्यूस की जाती है। तो मोस्टली इंडिया में बासमती राइस प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हद तक बासमती राइस प्रोड्यूस होती है। अब करंट इशू ज़रा समझते हैं। तो देखो इंडिया ने अपने देश के अंदर तो कुछ एक एरिया से आने वाले बासमती को GI टैग दिया ही है। उसके अलावा अब इंडिया ने GI टैग के लिए अप्लाई किया है इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोप के अंदर सरल शब्दों में कहें तो अब इंडिया से आने वाले बासमती राइस के लिए GI टैग लेना चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इससे इशू क्या निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान इससे कन्फ्लिक्ट रेज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी अभी बासमती राइस बेचता है यूरोप के अंदर। लेकिन अगर इंडियन बासमती राइस को GI टैग मिल जाएगा कि ये है ओरिजिनल बासमती राइस कमिंग फ्रॉम इंडो गैंजेटिक प्लेन, तो फिर पाकिस्तानी बासमती राइस को डिसएडवांटेज होगा और पाकिस्तानी बासमती राइस मार्केट लूज़ करेगा टू इंडियन बासमती राइस इन यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया ने बासमती राइस, इंडिया से आने वाली बासमती राइस के लिए GI टैग को अडॉप्ट करने के लिए, GI टैग को पाने के लिए एक एप्लीकेशन या फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर पाकिस्तान भी तो अपने यहाँ की GI टैग ले सकता है, यूरोपियन यूनियन में वो भी फॉर्मल एप्लीकेशन डाल सकता है। बट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इसकी पाकिस्तान की अपनी खुद की, अपने देश के अंदर डोमेस्टिक कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के लॉ नहीं है अभी तक। अब वो जल्दी जल्दी लॉ बना रहे हैं, बट इट इज़ टू लेट परहैप्स फॉर पाकिस्तान। तो सिंस दे डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल इंडिकेटर इन देयर ओन कंट्री, जियोग्राफिकल इंडिकेटर लॉ इन देयर ओन कंट्री, दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू अप्लाई GI टैग इन यूरोपियन यूनियन। और अगर इंडिया को GI टैग मिल जाता है, इंडियन बासमती राइस को यूरोपियन यूनियन में GI टैग मिल जाता है, तो पाकिस्तान बासमती राइस विल लूज यूरोपियन यूनियन मार्केट टू इंडियन बासमती राइस।
और इससे पाकिस्तान को नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि अभी पाकिस्तान बहुत सारा बासमती राइस यूरोपियन यूनियन मार्केट में बेच करके फॉरेक्स रिजर्व कमाता है। देखो इंडिया के अंदर जो बासमती राइस प्रोड्यूस होती है वो तो हम इंडिया में भी बहुत हद तक कंज्यूम करते हैं और कुछ हद तक यूरोपियन मार्केट में बेचते हैं, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादातर बासमती राइस को एक्सपोर्ट करता है इन ऑर्डर टू अर्न सम फॉरेक्स रिजर्व। अब वो फॉरेक्स रिजर्व का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी बासमती राइस लूजेज यूरोपियन यूनियन मार्केट टू इंडियन बासमती राइस। इसको कहाँ यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं इफ देयर एनी क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान। मेंस में देखो डायरेक्टली बासमती राइस से रिलेटेड सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे इंडिया पाकिस्तान के इशूज़ पूछे जाएंगे, उसमें आप करंट इशूज़ में इसका जिक्र कर सकते हैं, करंट इकोनॉमिक इशूज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा, आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is regarding aircraft carriers of India. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. देखो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये हम न्यूज़ आर्टिकल कवर कर क्यों रहे हैं। तो हमारे देश का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट अब उसको डीकमीशन किया जा रहा है, मतलब उसको ब्रेक किया जा रहा है, क्योंकि उसकी अब लाइफ स्पैन पूरी हो चुकी है। काफ़ी सालों तक इसने इंडियन नेवी में इसने सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन अब इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, डीकमीशन किया जा रहा है और इस कारण से अब इसको मुंबई JNPT पोर्ट से अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में भेजा जा रहा है इन गुजरात। तो ये इसकी आखिरी जर्नी होगी, ऐसा यहीं कुछ आर्टिकल आया है और उसके बाद इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा INS विराट को, विच इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं। देखो एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा शिप है समझ लो जिसके जहाँ से एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट नॉर्मली आपने देखा होगा जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं वो लैंड से टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ इस तरह का होता है। देखो यहाँ से एयरक्राफ्ट ओशन के अंदर ही एयरक्राफ्ट कैरियर शिप ओशन के अंदर ही एयरक्राफ्ट लेकर के चलता है और इसके ऊपर से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है या लैंड कर सकता है। सो अगर आप देखो सो विल फाइंड कि कैसे एयरक्राफ्ट इससे टेक ऑफ करेगा। एयरक्राफ्ट इस टेकिंग ऑफ, ऐसे एयरक्राफ्ट इस पे लैंड भी कर सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो एयरक्राफ्ट कैरियर का फ़ायदा क्या होता है समझो तो एक तरीके से ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का कंबाइंड एफर्ट हो जाता है। ये एयरक्राफ्ट से फ़ायदा ये होता है कि कैपेबिलिटी नेवी एंड एयरफोर्स की बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अब देखो अभी एयरफोर्स, क्योंकि हर एक एयरक्राफ्ट की अपनी एक फ्यूल कैपेसिटी है, उसका जो फ्यूल टैंक होता है वो 2 घंटे 2.5 घंटे उससे ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता, तो इस कारण से उनकी अपनी एक रेंज होती है। लेकिन अगर ओशन के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमारे एयरक्राफ्ट्स को लेके जाया जाए और फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह के नज़दीक जा कर के फिर वहाँ से हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करें, तो वो आराम से जा कर के अटैक करके वापस भी आ सकते हैं। मैं बस हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट की मदद से, एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से हमारे एयर फाइटर एयरक्राफ्ट्स यहाँ साउथ चाइना सी में जा कर के, फिर साउथ चाइना सी में जा कर के हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं and in any case of hostility they can bombard on the eastern province of China and they can again come back on the aircraft carrier। तो इस तरीके से ओवरऑल जो रेंज है एयरफोर्स का वो बढ़ जाता है, ओवरऑल उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। और एयरक्राफ्ट कैरियर, जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे उतनी ज़्यादा इंडियन नेवी की जो एबिलिटी है इंडियन ओशन में मैनूवर करने की वो बढ़ जाएगी एंड देन ओनली इंडियन नेवी कैन बी कॉल्ड एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे कंट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडियन ओशन, दैट इंडियन नेवी शुड बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का मतलब है कि अगर इंडियन ओशन रीजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मे इट बी मैरीटाइम टेररिज्म, मे इट बी प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, मे इट बी प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, से सुनामी, किसी भी कंट्री में इंडियन ओशन के अंदर, तो वहाँ पे हमारी इंडियन नेवी विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रेस्पॉन्ड करने लायक होनी चाहिए। द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी
इज़ नोन एज देन ओनली दैट नेवी इज़ नोन एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो हमारी नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहती है इंडियन ओशन रीजन में। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करें और उस प्रॉब्लम को टैकल कर लें, देन ओनली नेवी कैन बी कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी मेजर सुपर पावर में, इट भी चाइनीज़ नेवी या यूएस नेवी या ब्रिटिश नेवी, अगर इंडियन ओशन में आएगी, मनूवर करेगी, तो हम उसको रोक सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कैपेबल हैं। इन इंडियन ओशन रीजन इंडियन नेवी इज़ कैपेबल इनफ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवरऑल, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ मैनूवरिंग ऑफ एनी अदर कंट्रीज नेवल शिप्स इन इंडियन ओशन रीजन। और एक बार जब इंडियन ओशन रीजन में कोई दूसरे मेजर कंट्री की नेवल शिप नहीं होगी तो इंडिया की जो डिफेंस है, कोस्टल डिफेंस, वो अपने आप स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो दिस इज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग इंडियन ओशन। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। हम नहीं चाहते इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है दैट इंडियन ओशन के अंदर कोई भी मेजर कंट्री के नेवल शिप्स रोम नहीं करने चाहिए, मनूवर नहीं करने चाहिए, तभी जाकर के इंडिया की जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो स्ट्रेंथन रह पाएगी। लेकिन किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के नेवी को इंडियन ओशन रीजन में मनूवर ना करने से रोकने के लिए हमारी खुद की नेवी को इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना होगा। तभी हम जाकर के दूसरों को मना कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, वी आर कैपेबल इनफ, वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है पायरेसी की, मैरीटाइम टेररिज्म की या डिजास्टर की, तो हम कैपेबल है, हम मैनेज कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए एयरक्राफ्ट करियर्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट करियर से ओवरऑल नेवी और एयरफोर्स साथ में आ जाती हैं और पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाता है, ओवरऑल कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हांस हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अभी बस एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। अगर आप यहाँ पे देखो तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पूरी हिस्ट्री दी हुई है। हमारा सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, जो हमें ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट किया था। तो वो पहले ब्रिटिशर्स के पास था, फिर उन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया। वो INS विक्रांत हमारे पास रहा फ्रॉम 1961 टू 1997। फिर दूसरा था INS विराट, जिसके बेसिस पे ये न्यूज़ आर्टिकल आया है। INS विराट भी हमें ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट किया था। इट वाज इन सर्विस ऑफ इंडियन नेवी फ्रॉम 87 टू 2016। 2016 से ही इसको अबैंडन कर दिया गया, अब इसका यूज नहीं किया जा रहा। और अब आज की जो न्यूज़ आर्टिकल है वो इस INS विराट के ऊपर ही है, जहाँ पे बोला गया है कि अब INS विराट को डीकमीशन किया जाएगा, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, मतलब इसकी स्क्रैप निकाली जाएगी। अगर कोई फंक्शनल है, एक्टिव है हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो है बस INS विक्रमादित्य, जो हमें रसिया ने दिया था। 2013 से लेकर के अभी तक ये फंक्शनल है। हम खुद की अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहे हैं। एक का नाम है INS विक्रांत और दूसरा है INS विशाल। ये दोनों INS विक्रांत 2021 तक बिल्ड हो जाएगा, जबकि INS विशाल होपफुली 2025 तक बिल्ड हो जाएगा और इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इज़ या लिमिटेशन इज़ कि हमारे पास अभी बस एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चाइना के पास देखें तो अभी टोटल 6 है, एंड चाइना इज़ इन फेज ऑफ अपग्रेडिंग मोर एंड मोर, अक्वायरिंग मोर एंड मोर एयरक्राफ्ट कैरियर। बाय 2049 चाइना विल हैव एटलीस्ट 10 एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया के पास कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। The next article is taken from economy segment. It is about Spice Plus portal. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. समझते हैं ये स्पाइस पोर्टल है क्या। ये पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। इसका पर्पस क्या है समझते हैं। देखो, इस पोर्टल की मदद से जो भी नए बिजनेसेस खुले जाने हैं उनको जो कुछ भी अप्रूवल चाहिए वो ऑनलाइन अप्रूवल दे दिया जाएगा। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग। आपको एक बात तो पता है कि अगर कोई भी नई बिज़नेस ओपन करनी है तो आपको तमाम तरह के अप्रूवल लेने होते हैं, तमाम तरह के सर्टिफिकेशंस पूरे करने होते हैं। जैसे कि आपको DIN नंबर चाहिए, पैन बनवाना होता है, टैन नंबर लेना होता है, EPFO रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशंस, ये सारे सर्विसेज को लेने के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये पोर्टल बनाया, जिसमें 10 तरह के अप्रूवल्स एक ही जगह ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये स्पाइस प्लस पोर्टल कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। स्पाइस प्लस पोर्टल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब कोई भी नई बिजनेस खोलने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी सारे अप्रूवल्स ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। और ये स्पाइस पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड अप्रूवल प्लस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है और अगर कोई अप्रूवल लेना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो भी आपको स्पाइस प्लस पोर्टल पे अप्रूवल मिल जाएगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई अप्रूवल लेना है तो भी आपको स्पाइस प्लस पोर्टल में वो अप्रूवल मिल जाएगा। तो आपको बस स्पाइस प्लस पोर्टल को इतना याद रखना है, ये सारी पॉइंट्स याद नहीं रखने, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कभी कोई सवाल आ जाए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे
कि भारत सरकार क्या स्टेप्स ले रही है टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तो आप एक पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिसेंटली स्पाइस प्लस पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर ईजी अप्रूवल ऑफ सर्टेन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग न्यू बिजनेसेस। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं and you can submit the answer in the comment section. In our segment most probable PT topics for upcoming APSC prelims, today we'll cover topic number 31 to 33. Topic number 31 is about welfare schemes for tea community in Assam. Swahid Dayal Das Panika Swaniyojan scheme. Under this scheme, youth of tea community will be given one-time grant of rupees 25,000 to start a new business. Simon Singh Horo Special Scholarship Scheme. Under this scheme, youth of tea community passing HS and HSLC exam will be given a scholarship of rupees 10,000. Please attempt this question that is based on topic number 31. Topic number 32 is about Khelo India Winter Games. Jammu Kashmir and Ladakh hosted first Khelo India Winter Games in 2020. The games were hosted in the month of February and March this year. Please attempt this question that is based on topic number 32. Topic number 33 is about Gyan Deepika Scholarship Project. It is a scheme run by state government of Assam. The scheme was announced in budget 2019-20. Under this scheme, the government will give rupees 700 per month to the students of government college and state universities to cover up for their hostel fees, and this will be given for 10 months a year. Please attempt this practice question that is based on topic number 33. This is the answer of question number 28 to 30 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट था इस पहले क्वेश्चन का, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 अलाउड रेगुलेशन इन कंट्रोल प्रोडक्शन सेल प्राइसिंग एंड होर्डिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इस कारण से स्टेटमेंट गलत है। इट्स नॉट अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, ओनली दोज प्रोडक्ट्स दैट आर मेंशन्ड और इन्वोक्ड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बस उनकी प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वोक्स एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये बिल्कुल सही है, ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इट। ये स्टेटमेंट गलत है, ये पार्ट गलत है, बिकॉज द स्टेट governments have responsibility to implement it. So the correct answer will be option D, none of the above. दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था, which of the following statements are true about NGT? Wildlife Protection Act of 1972 is adjudicated by National Green Tribunal. This statement is wrong and the decision of NGT is final and binding. This statement is also wrong. कल ही हमने देखा कि NGT के फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो अगेन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D, none of the above only. That's all from our side for today. Thanks for watching.